जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। डे वाइज सीरीज के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। हम लोग इंडियन इकोनॉमी की डे वाइज सीरीज कर रहे हैं टॉप 500 MCQ की, जिसमें हम लोगों ने अभी तक 40 क्वेश्चन कर लिए हैं। आगे के हम लोग इस वीडियो में देखते हैं। 41 से स्टार्ट करना है। द पर्सन विथ हाई नेट वर्थ गिविंग फाइनेंशियल असिस्टेंस टू स्टार्टअप कंपनीज इज कॉल्ड। स्टार्टअप कंपनियों को वित्तीय सहायता देने वाला उच्च नेट वर्थ वाला व्यक्ति किस नाम से जाना जाता है। देखिए, पहले तो कंसेप्ट समझिए। स्टार्टअप आप लोगों को पता होगा स्टार्टअप क्या होता है। जैसे मान लो कोई एक नॉर्मल इंसान है, उसके मन में एक आइडिया आया कि हमें क्या करना है, एक कोई बड़ा बिजनेस करना है। जैसे आप समझो, जैसे आपका ओयो है, ठीक है। ओयो भी एक स्टार्टअप था, फिर आपका जोमेटो, जोमेटो भी एक स्टार्टअप है, ठीक है। तो शुरू में ये सब एक आइडिया के तहत थे। कोई सोच ही नहीं सकता था कि आपको रेस्टोरेंट से घर तक जो है खाना आएगा और वो उसमें भी कमाई होगी, बढ़िया, ये लोग बहुत बड़ी बड़ी कंपनी बन जाएंगी। लेकिन जब इनका शुरू का फेस था ना, तो इनके पास में पैसा था नहीं, और बहुत सारे लोग पैसा लगाने से डरते भी थे, क्योंकि इनके पास में ना कोई जमीन थी, ना इनके पास में कोई मशीन था, सिर्फ एक आइडिया था और इम्प्लीमेंटेशन था। ऐसे में कोई इन्वेस्ट नहीं करता। पैसे की जरूरत तो सबको रहती है, स्टार्टअप में भी जरूरत थी, सैलरीज देनी होती। तो उस समय पे जो स्टार्टअप में इन्वेस्ट करेगा ना, उसको बोला जाता है एंजल इन्वेस्टर। क्या बोला जाता है? एंजल इन्वेस्टर। तो ये ध्यान रखिएगा, शुरू के टाइम में जो भी स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर रहा है उसका नाम होगा एंजल इन्वेस्टर। एंजल इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि और कोई आ नहीं रहा इन्वेस्ट करने, तो ये भैया एक एंजल, आप समझो भगवान का एक दूध बन के आए हैं, तो इन्वेस्ट करने आए, इसलिए एंजल नाम डाल दिया गया। अब देखिए, बहुत सारे स्टार्टअप चलते हैं, हम तो कुछ ही कुछ को सुनते हैं, बहुत सारे फेल भी होते हैं। तो इसीलिए एंजल इन्वेस्टर बहुत हाई रिस्क वाला काम करता है, क्योंकि स्टार्टअप का भी पता नहीं, स्टार्टअप का जो इनिशियल स्टेज है पता थोड़ा ना कि वो सक्सेसफुल होगा या फेल होगा। इसीलिए इस समय पे जो इन पे इन्वेस्ट करता है शुरू के टाइम पे, इनकी ओनरशिप भी इसमें आ जाती है, ठीक। और स्टार्टअप वाले को भी फायदा हो जाता है, फंडिंग मिल जाती है। अगला क्वेश्चन क्या है? नीति आयोग एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स इज बेस्ड ऑन हाउ मेनी पिलर्स। नीति आयोग की निर्यात तैयारी सूचकांक कितने मुख्य स्तंभों पर आधारित है। अब देखिए, आपको एक्सपोर्ट तो करना ही है। अब नीति आयोग ने एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स निकाल रखा है। ये मेजर करता है 28 जितने भी आपके स्टेट्स हैं, 28 और 8 यूनियन टेरिटरी को, कि उसमें एक्सपोर्ट करने के लिए कितना बढ़िया उनकी तैयारी है, प्रिपेयर्डनेस है। क्योंकि देश की इकोनॉमी तभी आगे बढ़ेगी जब एक्सपोर्ट बढ़ेंगे। और ये टोटल आपके 4 पिलरों पे बेस्ड है, ठीक है। तो ओनली 4, 4 पिलर, तो ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन क्या है? विथ रेफरेंस टू दी, तो भाई रेस कर दे रहे, विथ रेफरेंस टू दी फोर्थ 5 ईयर प्लान कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। चौथी पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहली चीज तो ये समझो, जो आपका फोर्थ 5 ईयर प्लान था, ये चला है आपका 1969 से लेके 1974 तक, ठीक। पहली चीज तो ये पता होनी चाहिए। अब इसमें बोला जा रहा है कि ये जो आपका प्लान था, ये बेस्ड था डीआर गैडकिल फॉर्मूला पे, ठीक है। ये डीआर गैडकिल फॉर्मूले पर आधारित है, तो ये आपका गलत है, ठीक है। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, इस फॉर्मूले पे बेस नहीं था। और इसी समय पे 1970 पे हमें क्या देखने को मिला था? व्हाइट रेवोल्यूशन, श्वेत आपकी क्रांति देखने को मिली थी। व्हाइट रेवोल्यूशन मैंने पिछली वीडियोस में डिस्कस करा, ये था आपके दूध के प्रोडक्शन को लेके, मिल्क के प्रोडक्शन को लेके, क्योंकि इस समय तक इंडिया में मिल्क की प्रोडक्शन जो थी ना, वो काफी हद तक कम हो गई थी, इसीलिए। लेकिन मिल्क की यहाँ पे कंजम्पशन काफी है दूध का, तो वो जो डेफिशिएंट हो गया ना, काफी कम हो गया, उसको बढ़ाने के लिए क्या स्टार्ट करा गया था? श्वेत क्रांति, जैसे आपकी ग्रीन रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था। तो दूसरी स्टेटमेंट सही है, वो इसी प्लान के दौरान व्हाइट रेवोल्यूशन को स्टार्टिंग हुई थी। कब हुई थी? 1970 में। दूसरी स्टेटमेंट सही है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वो होगा आपका बी वाला, 2 ओनली, ठीक। तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब इसमें अलग अलग आपकी क्रांति दे रखी हो, बोला कि कौन से किस चीज पे डिपेंडेंट है। जो आपका ब्लैक रेवोल्यूशन है, क्या बोला जा रहा है? सेल्फ रिलायंस इन द फील्ड ऑफ मिनरल ऑयल, खनिज तेल के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता। तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। जो आपका ब्लैक रेवोल्यूशन था ना, ब्लैक रेवोल्यूशन, ये किसके लिए था? जो आपका पेट्रोल हो गया, ठीक, ये सब मिनरल ऑयल होते हैं, पेट्रोल की, ताकि इस देश में पेट्रोलियम की जो प्रोडक्शन है ना, वो बढ़े। कैसे बढ़ेगी? उसमें हम लोग एथेनॉल को क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। एथेनॉल को जब बढ़ाएंगे मिलाना,
पेट्रोलियम में, तो अपने यहाँ प्रोडक्शन जो है सही हो जाएगी। इसको स्टार्ट करा गया था 1975 में, ठीक। फिर है आपका रेनबो रेवोल्यूशन, इंद्रधनुषी क्रांति, ये आपका संबंधित था कृषि संबंधी समग्र क्रांति, ठीक है। एग्रीकल्चर में जितनी भी आपकी एक्टिविटीज है ना, क्योंकि अगर आप सोचो सिर्फ आप फसल पे ध्यान दो तो बाकी सारा कृषि का जो पार्ट है ना वो पीछे छूट जाएगा। इसीलिए सबको साथ लेके, पूरा एग्रीकल्चर सेक्टर को साथ लेके चलने के लिए तो ये आपका रेवोल्यूशन स्टार्ट करा गया था। कौन सा रेनबो रेवोल्यूशन कब स्टार्ट हुआ था? 2000 में, सन 2000 में स्टार्ट हुआ था, ठीक। तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। तीसरा वाला क्या बोला जा रहा है? सिल्वर रेवोल्यूशन, मिल्क प्रोडक्शन, तो ये आपका गलत है। मैंने अभी आपको बताया जो आपका दूध के लिए उत्पादन है वो था आपका व्हाइट रेवोल्यूशन, श्वेत क्रांति। जो आपका सिल्वर रेवोल्यूशन था ना, रजत क्रांति, ये था आपका बेस अंडों के लिए, एक्स के लिए था, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, सिल्वर रेवोल्यूशन एक्स के लिए था। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? पहले दो ही सही है आपके, तो करेक्ट स्टेटमेंट होगा इसका ए वाला, 1 एंड 2 ओनली। अगला क्वेश्चन देख रहे क्या है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कुछ आपके स्टेटमेंट दे रखे उस पर बताना है। देखिए इसमें श्रेणी के बारे में बात करी गई, और ये जो क्वेश्चन है ना ये आपका एंशियंट इंडिया का है, प्राचीन भारत का। लेकिन एंशियंट इंडिया में भी तो अर्थव्यवस्था होती थी, इकोनॉमी, तो इसलिए हमने इकोनॉमी में भी इसको देखना चाहिए। क्या बोला जा रहा है? श्रेणी वर एसोसिएशंस ऑफ आर्टिसंस एंड ट्रेडर्स, श्रेणी शिल्पकारों तथा व्यापारियों द्वारा बनाए गए संघ थे। जैसे आप देखते हो कि आज के समय पे भी यूनियन बना होता है, रेलवे के एम्प्लॉयज का यूनियन है, फिर आपका ट्रांसपोर्ट वालों का यूनियन है। ऐसे ही उस समय पे प्राचीन भारत में जितने भी आपके शिल्पकार थे, व्यापारी थे, वो भी अपना एक एसोसिएशन बनाते थे। उस एसोसिएशन का नाम, उस आपका संघ का नाम होता था श्रेणी। अच्छा, श्रेणी को लेके ना यूपीएससी भी क्वेश्चन पूछ चुका है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपका इकोनॉमी का भी पार्ट हो गया और हिस्ट्री का भी पार्ट हो गया। फिर क्या बोला जा रहा है? अच्छा, उस समय पे इतने बैंक्स नहीं होते थे, तो जो यही एसोसिएशन था ना, यही काम करता था आपका बैंक की तरीके भी, जहां पे लोग क्या अपना पैसा डिपॉजिट कर सकते थे। श्रेणियां बैंकों के रूप में काम करती थी जहां लोग पैसा जमा रखते थे। तो पहली स्टेटमेंट भी सही है, दूसरी भी सही है। करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? सी वाला, बोथ, 1 एंड 2 बोथ, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख रहे क्या है? अब इसमें क्या बोला जा रहा है? द एसडीआर बास्केट ऑफ द आईएमएफ, आईएमएफ के एसडीआर बास्केट में क्या क्या शामिल है? देखिए आपका जो आईएमएफ है ना, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ये उन देशों को लोन देता है जो एकदम डूबने वाले, जैसे पाकिस्तान डूबने वाला है तो आईएमएफ ने लोन दिया, श्रीलंका को लोन दिया था आईएमएफ ने। जो बाकी डेवलपिंग कंट्रीज है जिनको आगे डेवलपमेंट करना है, गरीबी दूर करनी, डैम बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, उनको कौन लोन देता है? वर्ल्ड बैंक देता है। पहला डिफरेंस तो ये ध्यान होना चाहिए, ठीक है। अब जो एसडीआर है, इनका एक एसडीआर बास्केट है, इसका फुल फॉर्म है आपका स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स। अब जो ये बनता है ना, ये काफी करेंसीज को मिला के बनता है। इसमें कौन कौन सी करेंसी है? आपकी यूरो भी है, यूएस डॉलर भी, यूएस डॉलर तो होगी सबसे मजबूत करेंसी है। फिर आपका जो पाउंड है वो भी है, जापान का भी करेंसी है, इसमें चाइना की भी करेंसी है। जो रुपी है ना वो नहीं है इसमें भी, ठीक है। तो इसमें पहला है, दूसरा है, तीसरा है, और जापान वाला भी है आपका और चाइना वाला भी, लेकिन वो ऑप्शन में है नहीं। तो करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? वो होगा आपका सी वाला, 1, 2 एंड 3। अगला क्वेश्चन क्या है? When was GST implemented in India? अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो फैक्चुअल है, बहुत पूछा जाता है। भारत में जीएसटी कब लागू किया गया? तो ये लागू किया गया था आपका 1 जुलाई 2017 को। कब? 1 जुलाई 2017, ध्यान रखिएगा। जीएसटी का आपका फुल फॉर्म क्या है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ध्यान, ठीक है। अब ठीक है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अब इसको लाया क्योंकि देखिए बहुत सारे इसके बेनिफिट्स थे। एक बेनिफिट आप जो समझ लो क्या होता था, ठीक है। तो मान लो उत्तर प्रदेश है, फिर यहाँ महाराष्ट्र है। हम किसी एक प्रोडक्ट का एग्जांपल लेते हैं, कोई भी प्रोडक्ट ले लो आप, जैसे मान लो आप मोबाइल फोन का एग्जांपल ले लो। तो होता क्या था ना, हर आपका राज्य में एक अलग टैक्स होता था। मान लो यहाँ पे जो आपका कितना परसेंट टैक्स है, यहाँ पे 20% टैक्स है, तो 10,000 रुपए पे 20% टैक्स आपका कितना हो गया? 2,000 रुपए। तो यहाँ मोबाइल फोन पड़ेगा आपका 12,000 का। तो यहाँ पे महाराष्ट्र में जो टैक्स है वो आपका 40% है किसी मोबाइल फोन पे, तो यहाँ कितने का पड़ेगा? 14,000 का। तो लोग करते क्या? तो स्मगलिंग करते थे। यूपी में सस्ता पड़ रहा है, कितने का पड़ रहा है आपका? 12,000 का, और यहाँ पे 14,000 का पड़ रहा है महाराष्ट्र में। तो यहाँ से मोबाइल फोन लाएंगे, ब्लैक में महाराष्ट्र में बेचेंगे। तो हर राज्य में अलग टैक्स था। जीएसटी इसीलिए लाया गया था कि पूरी कंट्री में एक सिंगल टैक्स होगा। लेकिन तब भी जीएसटी में भी 3 आइटम ऐसे हैं जो जीएसटी का हिस्सा नहीं है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। तो जीएसटी के अलावा बाकी टैक्स लगता है, जिसपे वैट लगता है, राज्य सरकार भी लगाती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी लगाती है। एक हो गया आपका पेट्रोल, ठीक है। दूसरा हो गया आपका अल्कोहल, ये भी आपका समझो इस पे भी जीएसटी नहीं लगती है। और तीसरा जो आपका बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी, इसलिए नहीं लगाया गया क्योंकि अगर इनको जीएसटी पे ले आए ना, जीएसटी लगाने लगे तो सस्ते हो जाएंगे। इसलिए ना ही राज्य सरकार लगाती, ना ही केंद्र सरकार इसको जीएसटी के उस पर लाती है, पेट्रोल, अल्कोहल, इलेक्ट्रिसिटी, तब ये बहुत महंगे है।
अगला क्वेश्चन क्या है, विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल फॉर जीएसटी वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन पार्लियामेंट इन 2014? जीएसटी के लिए कौन सा संविधान संशोधन बिल 2014 में संसद में प्रस्तुत किया गया था? ठीक है, तो देखिए ये जो प्रस्तुत किया गया था ये था आपका 122वां बिल था ये, ठीक है, संशोधन बिल था। अब आप कहोगे 2014 में पास किया और इंप्लीमेंट 2017 में हुआ है। हाँ बिल्कुल बात सही है, क्योंकि आपका संविधान संशोधन बिल था, इसको पहले लोकसभा से भी पास कराना था, राज्यसभा से भी, और इसमें राज्यों की भी शक्तियां जा रही थी ना, इसलिए जितने भी आपके आधे राज्य ना 28 राज्यों में से जितने आपके आधे राज्य 14, उनको भी अपने विधानसभा, अपना जो उनका विधायिका होगी ना उससे पास कराना था। तो पहले लोकसभा में गया 2015 में, यहाँ पास हुआ, फिर राज्यसभा में गया, यहाँ पे नहीं पास हुआ, और राज्यसभा ने 2016 में इस बिल को पास किया कुछ संशोधन के तहत। तो फिर लोकसभा गया, फिर लोकसभा ने पास किया 2016 में, उसके बाद में अलग अलग राज्यों के पास गया। तो बड़ा लंबा चौड़ा इसका तरीका था। बस इतना ध्यान रखो कौन सा अमेंडमेंट बिल था ये, 122 122, और कब इंप्लीमेंट हुआ है, 1 जुलाई 2017 को, 1 जुलाई 2017 को। अगला क्वेश्चन क्या है, विच कमिटी सजेस्टेड द इंप्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी इन इंडिया? भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव किस समिति ने दिया था? तो ये है आपकी जो कमेटी, वो थी आपकी विजय केलकर कमेटी। कौन सी विजय केलकर कमेटी? कब बनी थी? आपकी 2002 के आसपास, जो आपकी वाजपेयी गवर्नमेंट थी ना, अटल बिहारी वाजपेयी, उस समय बनाई गई थी। कि जीएसटी की जो जरूरत थी ना हमारी कंट्री में, बहुत पहले से ही उसको महसूस कर लिया गया था। अगला क्वेश्चन क्या है, विच वॉज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट जीएसटी? जीएसटी लागू करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन था? जो फर्स्ट स्टेट था ये था आपका असम। ठीक है, तो ये इतने फैक्ट जो मैंने आपको जीएसटी के बारे में बताया ना, ध्यान रखना। पहला स्टेट जीएसटी, कौन सी कमेटी थी आपकी? विजय केलकर कमेटी थी। ठीक है, फिर आपका जो अमेंडमेंट बिल था वो कौन सा था? 122। कब इंप्लीमेंट हुआ? 1 जुलाई 2017। बाकी मैंने बता दिया इसकी जरूरत क्यों थी, क्योंकि देश में स्मगलिंग हो रही थी, और भी बहुत सारी कहानियां थी, लेकिन ये मेन चीज था। ठीक है, क्योंकि हर राज्य में ना अलग अलग टैक्स था। बाहर से कोई कंपनी आती थी यहाँ पे इन्वेस्ट करने, तो पहले वो इसी चीज से डर जाती थी कि देखो भैया हर स्टेट में जा रहे हैं, यहाँ पे अलग टैक्स, पहले उनका टैक्स समझो, इसके लिए स्पेशलिस्ट बंदे बैठाओ। तो इसीलिए सिंगल टैक्स की जरूरत थी। एक चीज मैं आपको और बता रहा हूँ, कांग्रेस गवर्नमेंट थी ना, वो भी जीएसटी लाना चाहती थी, लेकिन उनके पास में इतने आपके पार्लियामेंट में नंबर नहीं थे सांसदों के, इसलिए वो पास नहीं करा पाई। तभी बीजेपी ने आखिर में 2016-17 में इसको पास करवाया। तो जीएसटी के बारे में इतनी कहानी जो है, ध्यान रखिएगा। अगली वीडियो में भी जीएसटी को लेकर कुछ क्वेश्चन होंगे, को समझेंगे। यहीं पे हम वीडियो भी खत्म करते हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं, यूपी पीसीएस 2024 के लिए हमारा पेड ग्रुप चल रहा है। प्री प्लस मेंस कंप्लीट सिलेक्शन वाली तैयारी कराई जाएगी। अगर एक ही जगह पे रह के ऑर्गेनाइज तरीके से तैयारी करना चाहते तो आप हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। इन नंबर पे कॉल करके आप अधिक जानकारी लीजिए। यहीं पे मैं वीडियो भी खत्म करता हूँ। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नमस्कार।